प्रिय विद्यार्थियों, और आज हम बात करें मराठा साम्राज्य का सेकंड पार्ट। पहला पार्ट हमने कर लिया है और ये सेकंड पार्ट है, ठीक है ना, जिसके अंदर हम यह देखेंगे कि मराठा साम्राज्य का जो शिवाजी थे और उनके बाद में जो प्रशासन था उनका, जो उनके बाद में जो राजा थे उसके बारे में देखेंगे। और उससे पहले हम यह देखेंगे पानीपत का युद्ध किस प्रकार था, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम को लेकर पानीपत का युद्ध से संबंधित जो क्वेश्चन निकलते हैं वो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। और इससे संबंधित जो राजा के नाम आते हैं उसमें मुगलों के राजा कौन थे, मराठा के राजा कौन थे, किस प्रकार युद्ध लड़ रहे थे, है ना, कौन से राजा थे, उसके बाद में प्रशासन किस प्रकार था, वो इस प्रकार से क्वेश्चन निकलते हैं, उसके बारे में देख लेते हैं। देखिए मराठा साम्राज्य, मराठा साम्राज्य, साम्राज्य। अब इसमें क्या होता है, मराठा साम्राज्य के अंदर पानीपत का युद्ध देख लेते हैं। सर आप ये क्यों बता रहे हैं, क्योंकि ये मराठाओं के संबंधित है ना पानीपत का युद्ध, नहीं है ना, है ना, तो फिर इसी के बारे में बात करेंगे। देखिए पानीपत का जो मैदान है वो हरियाणा में पड़ता है। ये पानीपत जगह कहाँ पर है, हरियाणा है। कहाँ पर जगह है, हरियाणा में है। अब हरियाणा कहाँ पर है ये तो सबको पता ही है, फिर ये भी नहीं पता तो फिर कोई मतलब ही नहीं है पढ़ने का, है ना। अब देखिए पानीपत में वैसे 3 युद्ध हुए थे। कितने हुए थे, 3 युद्ध हुए थे। पहला युद्ध बताएं दे, लेकिन बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर बता देते हैं क्योंकि तीनों साथ में होता है ना तो याद आराम से रहते हैं। पहला युद्ध 21 अप्रैल, ठीक है ना, 1526, बाबर और इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी, ठीक है ना। फिर 5 नवंबर, 5 नवंबर 1556, ठीक है ना। बहराम खान, बहराम खान अकबर, बहराम नहीं है, बैरम खान है, ठीक है ना, बहराम नहीं है, बैरम, बैरम खान, ठीक है ना, बैरम खान अकबर, क्वेश्चन में लिख दिया अकबर। अगर आप समझ रहे हैं बहराम खान अकबर यानी कि बहराम खान अकबर का संरक्षक था, ठीक है ना। और वीएफ यानी कि युद्ध किसके सामने हुआ था, हेमू के बाद में, हेमू विक्रमादित्य, हेमू विक्रमादित्य, ठीक है ना, विक्रमादित्य, हेमू विक्रमादित्य, जो कि अलवर का था, ठीक है ना। अलवर कहाँ पर है, राजस्थान में। फिर 14 जनवरी, 14 जनवरी 1561, है ना, 1561, सदाशिवराव, सदाशिवराव भाऊ, और इनके साथ में थे बालाजी बाजीराव। 1600 है ना, 1761 नहीं है, 1600 ध्यान रखना, 1661 के अंदर, सॉरी 1761 कहाँ बता रहे हैं, 2 साल खा गए बीच में, कितना पागल है ना, पागल में कोई कमी नहीं है। देखिए बालाजी बाजीराव, बाजीराव, क्योंकि वो 1500 के साथ में आ गया था, कोई बात नहीं, बालाजी बाजीराव, ये 2 एक हो गई। और इसके सामने थे वो अहमद शाह अब्दाली थे, अहमद शाह अब्दाली, अब्दाली, ठीक है ना। 14 जनवरी 1761 में सदाशिवराव भाऊ और इनके साथ में थे बालाजी बाजीराव, ये दोनों एक थे। और इनके विपक्ष में था अहमद शाह अब्दाली। इनके बीच में युद्ध था जिसके अंदर ये सदाशिवराव बालाजी पराजित हुए थे और अहमद शाह अब्दाली विजय हुए थे। ये थी युद्ध की प्रक्रिया। अब देखिए इसके पहले भी ये जान लेते हैं इनका युद्ध हुआ था, लेकिन युद्ध के पीछे कारण क्या थे वो थोड़ा सा देख लें, क्योंकि जड़ें भी देखनी जरूरी होती हैं, है ना, किस प्रकार इनके बीच में युद्ध हुए थे। अब देखिए इनकी बात करते हैं तो शुरुआत में औरंगजेब की मृत्यु होती है 1707 में। जब औरंगजेब की मृत्यु होती है
तो औरंगजेब के बाद में अब राजा बनते हैं वो कमज़ोर होते हैं, मुअज़्ज़म राजा बनते हैं, है ना। मुअज़्ज़म जिसे मतलब कि बहादुर शाह प्रथम कहते हैं, है ना। वही बहादुर शाह प्रथम के बाद में धीरे धीरे कमज़ोर राजा होते जाते हैं। और जब युद्ध की स्थिति आती है, उनसे पहले एक सफदरजंग के नाम के इनके जो मतलब कि सुल्तान थे, सफदरजंग, ठीक है। सफदरजंग और मराठा के बीच में एक संधि होती है। जिस संधि के अंदर बात ये थी, मराठा ने कहा था कि हमें 3 क्षेत्र है वो चाहिए और उसके बाद में हम आपकी रक्षा करेंगे। 3 क्षेत्र कौन से थे? पंजाब, सिंध, दोआब। मराठा ने कहा भाई देखिए, पंजाब सिंध दोआब हमें दे दीजिए और बाकी जो आपकी जो सुरक्षा है वो हमारी जिम्मेदारी है, हम आपकी सुरक्षा करेंगे। साम दाम दंड भेद कोई भी नीति अपनाए, आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। ठीक, मुगलों ने कहा ठीक है, लेकिन कर लेना सुरक्षा और क्या। फिर सोचा सफदरजंग ने कि यार इस प्रकार 3 क्षेत्र देंगे तो फिर पार पड़ने वाली नहीं, क्योंकि इस प्रकार हम क्षेत्र देते रहेंगे फिर ये मराठा और मांगेंगे तो फिर हम कहाँ से देंगे, इस पर हमारा साम्राज्य खत्म हो जाएगा इस प्रकार। फिर उसने मना कर दिया सफदरजंग, नहीं यार मेरे नहीं जचता है, मेरे ये बस की बात नहीं, मैं ये काम नहीं कर सकता, आपसे संधि पड़, ठीक है मैं अपना आप संभाल दूंगा। मराठा का ठीक है संभाल लीजिए। और जब ये बात पता चलती है इनके बीच में संधि कब होती है? 1752 में। कब होती है? 1752 में संधि होती है। 52 है, ठीक है ना, 52 इनके बीच में संधि होती है। और ये संधि क्या होती है? असफल हो जाती है। और 1757 में अहमद शाह अब्दाली आक्रमण की ओर बढ़ता है। 57 में दिल्ली की ओर प्रस्थान करता है। फिर एक दिल्ली की ओर प्रस्थान करता अहमद शाह अब्दाली को लगता है यार कुछ एजेंट वगैरह नियुक्त कर देता हूँ, एक बार में मान जाते तो ठीक है, और यदि नहीं मानेगा ना तो फिर कोई कदम उठाना पड़ेगा। तो इन्होंने एक एजेंट नियुक्त किया। जो एजेंट था वो रूहेला का था, नजीबुद्दौला। कौन था? नजीबुद्दौला। नजीबुद्दौला था जो रूहेला का था, और ये मीर बख्शी इनको नियुक्त किया था। किसने किया था? अहमद शाह अब्दाली ने। और यहाँ का जो राजा था वो आलमगीर द्वितीय को मान लिया, वे आलमगीर द्वितीय आप सुल्तान हैं, ठीक है आप राजा रहिए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। और इनका जो वजीर था वो इमाद उल मुल्क को नियुक्त कर दिया। किसको कर दिया? इमाद उल मुल्क, क्योंकि लिखूंगा टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है ना। फिर हमारे जो ये बोलने का जो तरीका होता है, आपको समझने का तरीका होता है, वो थोड़ा सा अजीब लगेगा, मैं बोल देता हूँ, ठीक है ना। इमाद उल मुल्क को इनको वजीर बना दिया। और इनके वजीर बनने के बाद में इमाद उल मुल्क को लगा यार मैं ये काम करता हूँ, क्या काम करूँ कि इस प्रकार संधि चलती रहेगी, है ना, बातचीत होगी अहमद शाह अब्दाली से, और वो कभी भी आक्रमण करेगा और वो आक्रमण करेगा तो हमारा कुछ बस चलेगा नहीं। और यदि मराठा हमारे साथ में रहते हैं तो हम कुछ एक अलग काम कर सकते हैं। क्या काम करेंगे? काम हम ये कर सकते हैं, मराठा यदि हमारे साथ में होते हैं तो हम ऐसा अहमद शाह अब्दाली से युद्ध भी कर सकते हैं। फिर उन्हें इमाद उल मुल्क ने सोचा कि मैं संधि कर लेता हूँ। इमाद उल मुल्क करता है मराठा से संधि। मतलब इमाद उल मुल्क ने कॉल लगाया था, फ़ोन किया था। किसको फ़ोन किया था? इमाद उल मुल्क ने फ़ोन किया था रघुनाथ राव को। रघुनाथ राव को बोला कि रघुनाथ राव जी एक काम कीजिए, आप हमसे दोस्ती कर लीजिए। देखो मैं तो इनसे परेशान हो गया हूँ, जो यहाँ का जो राजा है मीर बख्शी है, ये सारे चोर है। क्या चोर है? सारे चोर ही है। अहमद शाह अब्दाली के अनुसार काम कर रही है, उसके अनुसार काम कर रही है, हमारा तो कोई अस्तित्व नहीं। आप मराठा हैं, आप भारत के मराठा हैं, कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है ना। तो आप हमसे दोस्ती कीजिए, आप जैसा कोई वीर नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा ठीक है। रघुनाथ राव ने कहा ठीक है हम दोस्ती कर लेते हैं। रघुनाथ राव दोस्ती कर लेते हैं। अब ये दोनों काम क्या करेंगे? इमाद उल मुल्क और रघुनाथ राव काम क्या करेंगे? काम ये करेंगे जो पहले राजा थे मीर बख्शी थे उनको हटाएंगे। तो उन्होंने किया था, पहला काम ये किया था, जो मीर बख्शी था रूहेला का नजीबुद्दौला को उनको को लाते मार के भगा दिया गया, बग यहाँ से, तू यहाँ पर राज करेगा। अहमद शाह अब्दाली का जो सेनापति यहाँ पर राज करेगा, हैं यहाँ पर मुगलों का साम्राज्य में तू राज करेगा, तेरी औकात क्या तुम्हें राज करने की। तो इस प्रकार नजीबुद्दौला को भगा देते हैं। उसको भगाने के बाद ये पंजाब की ओर बढ़ते हैं, इमाद उल मुल्क रघुनाथ राव को दोनों। वहाँ आगे जाते हैं तो पंजाब पर जो तैमूर का शासन था, यानी कि अहमद शाह अब्दाली के जो सेनापति मान लीजिए, उनका जो वंश मान लीजिए, जो भी माना, वो तैमूर था। तैमूर वहाँ पर शासन कर रहा था। और जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने तैमूर को भी भगा दिया। चल यहाँ से, तू भी रह रहा है, तेरे को समझ में नहीं आ रहा है, अकल नहीं है थोड़ी बहुत भी,
कि या पंजाब पर मैं तैमूर राज करूँगा तो फिर ये मेरे को कुछ नहीं कहेंगे। और हम रघुनाथ राव हैं, क्या है, रघुनाथ राव हैं, इमादुल मुल्क है, तुम मेरे आगे क्या टिकता, कुछ नहीं टिकेगा। तो इस प्रकार ये क्या करते हैं, उनको भगा देते हैं। और उनको भगाने के बाद में शाहजी सिंधिया को बोलते हैं कि शाहजी आप एक काम कीजिए, है ना, साहू जी, क्या है, साहू जी, शाहजी नहीं है, साहू जी, साहू जी सिंधिया, साहू जी सिंधिया को बोलते हैं आप यहाँ पर शासन कीजिए। साहू जी सिंधिया वहाँ पर राजा बन जाते हैं पंजाब में। और राजा बनने के बाद में काफ़ी टाइम तक शासन करते हैं। फिर इमादुल मुल्क और रघुनाथ राव दोनों क्या है, वापस दिल्ली की ओर आते हैं। जब ये दिल्ली आते हैं, अब दिल्ली आएंगे क्या करेंगे, एक और बच्चा है आलमगीर द्वितीय, बच्चा है ना, तो उसने गाजी उद्दीन को बात की कि गाजी उद्दीन तो एक काम कर, जो आलमगीर द्वितीय बैठा है उनको तो भगा दे, कि कुछ काम का नहीं है रे, क्या करेगा ये हमारे सामने, कुछ भी काम का नहीं है रे, अब राज करेंगे तो हम करेंगे, क्योंकि अहमद शाह अब्दाली का कोई भी सेनापति राजा यहाँ पर राज नहीं करेगा, तो फिर क्या करें, इसको भगा दो। तो गाजी उद्दीन ने एक काम किया, भगाने तो बाद में काम करेगा, उसने कहा मैं पहले ये काम करूँगा, कौन सा करेगा, इसकी आंखें फोड़ दूंगा। किसने फोड़ी थी आंखें, गाजी उद्दीन ने 1759 के अंदर, ये कब की बात है, 1759 की बात है, गाजी उद्दीन ने उनकी आंखें फोड़ दी आलमगीर द्वितीय की। उनकी आंखें फोड़ने के बाद ने उसको बेदखल कर दिया और आलमगीर द्वितीय चला गया। और जब बात ये पता चलती है किसको, अहमद शाह अब्दाली को, तो अहमद शाह अब्दाली ने एक काम किया कि यार ऐसे पार पड़ने वाली नहीं है, ये मैंने जिसको नियुक्त किया तो सारों को भगा दिया, तो इसका मतलब मेरे को तो यहाँ पर कोई जगह नहीं है। तो अहमद शाह अब्दाली सेना लेकर आता है और इनके युद्ध के लिए तैयार हो जाता है। और आते आते यहाँ पर दिल्ली की ओर प्रस्थान कर, दिल्ली की ओर, पहला पंजाब में, दिल्ली से पहले पंजाब पड़ती है ना, पाकिस्तान की साइड में, ऊपर जम्मू कश्मीर से थोड़ा बीच वाला ऐसा ना, जो तुर्की ताजिकिस्तान है ना, ये पड़ता है, काबुल वगैरह पड़ती हैं, है ना, काबुल पड़ती है, काबुल का क्या 2-3 और जहाँ से बाबर आया था ना वहीं से आते हैं। तो देखिए फरगना की साइड से आते हैं। और जब ये पर पंजाब की ओर आए थे, पंजाब में थे साहवाजी सिंधिया और एक और थे दत्ताजी सिंधिया। साहबजी सिंधिया और दत्ताजी सिंधिया दोनों युद्ध करते हैं और युद्ध के अंदर कुछ समय तक एक शक्तिशाली के रूप में उभरते हैं, लेकिन फिर पार पड़ते नहीं, तो पराजित हो जाते हैं। और जो दत्ताजी थे, है ना, दत्ताजी तो यहाँ तक हो जाते हैं कि दत्ताजी पराजित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, दत्ताजी पराजित हो जाते हैं, मतलब कि दत्ताजी का देहांत हो जाता है, युद्ध में मर जाते हैं। और दत्ताजी का देहांत के बाद में तो ये आगे बढ़ता है, कौन, अहमद शाह अब्दाली दिल्ली की ओर आता है। जब ये दिल्ली आता है तो यहाँ पर रघुनाथ राव और मल्हार होलकर होते हैं। रघुनाथ राव और मल्हार राव होलकर इनसे युद्ध करता है। और ये काफ़ी टाइम तक तो एक शक्तिशाली के रूप में उभरते हैं, है ना, काफ़ी समय तक युद्ध करने के बाद में ये भी पराजित हो जाते हैं। और अहमद शाह अब्दाली यहाँ पर विजय रहता है। फिर ये आगे बढ़ता है, ये जाता है हरियाणा की साइड में, वापस पंजाब से दिल्ली जाकर दिल्ली से वापस जाता है हरियाणा का साइड में। अब यहाँ पर जगह पड़ती पानीपत। और हरियाणा तक आते आते इनको समाचार मिल गया कि एक मोटा सू और आ रहे मराठा साम्राज्य के जो सेनापति वगैरह, कौन आ रहे हैं, बालाजी बाजीराव और सदाशिव राव भाऊ, है ना, ये आ रहे हैं और ये अब शानदार युद्ध करेंगे और हमको पराजित कर सकते हैं। और जब इनको ये बात पता चल जाती है कि वो दोनों आ रहे हैं अहमद शाह अब्दाली को, तो फिर वो एक शक्तिशाली सेना भी बनाने लग जाता है। और ये धीरे धीरे बात आ जाती है 1761 तक। कब तक बात आ जाती है, 1761 तक। और यहाँ पर जब बात आती है तो पर एक बालाजी बाजीराव और सदाशिवराव भाऊ के बीच में एक कोई बात थी, वो लीक हो जाती है, इस प्रकार कोई संभावना होती है लीक होने की, जिसके कारण अहमद शाह अब्दाली को पता चल जाता है इस प्रकार युद्ध करेंगे। और इनके बीच में सब युद्ध होता है 14 जनवरी 1761 को। और इस युद्ध के अंदर सदाशिवराव भाऊ और बालाजी बाजीराव पराजित हो जाते हैं और इस पराजित का ये मुंह देखते हैं। और फिर इस प्रकार अहमद शाह अब्दाली यहाँ पर विजय रहता है। कहाँ पर रहता है, यहाँ पर मराठा साम्राज्य पराजित होता है और दिल्ली पर विजय प्राप्त कर लेता है। फिर ये चला जाता है, अपना एजेंट यहाँ पर वापस नियुक्त कर देता है, कोई भी करो कर देता है ना।
वो बाद में हमने देखी थी और जो इसकी सारी डिटेल देखी थी ना पहले पिछली क्लास के अंदर, वैसे ये बात है। अब देखिए इसके बाद में ये पराजित होने के बाद में इनका जो पतन था वो कारण क्या था? पतन का कारण ये थी कि एक अच्छा यहाँ पर मतलब कि नेतृत्व करने वाला योग्य शासक नहीं था, है ना। ये तो सब सारे सेनापति थी, उनको शासक होना चाहिए एक आधे बीच के अंदर, है ना। ये सारे बस कोई एक कमान जो संभाली थी सदाशिव राव भाऊ और बालाजी बाजीराव, सेना के राजा थोड़ी था इसके अंदर, मराठा के अंदर राजा नहीं थे ना, तो वही बात है ना। और एक अच्छा योग्य राजा का अभाव था, फिर कूटनीति का अभाव था, चालाकी का अभाव था, किसको उनको उनको अपने अधीन लेना था। और फिर आगे बात करते हैं तो इन्होंने जो गुरिल्ला पद्धति थी वो त्याग दी थी, कि भाई जो गुरिल्ला पद्धति होती है ना, सदाशिवराव बालाजी और मतलब कि बालाजी बाजीराव और सदाशिवराव भाऊ, इन्होंने जो गुरिल्ला पद्धति वो त्याग दी थी। वे नई आधुनिक कोई तकनीक बाद जो सफल नहीं हो रही थी, और फिर ये पुराने हथियार काम में ले रहे थे। क्या काम में ले रहे थे? पुराने हथियार, जिसके अंदर इनके विजय की संभावना कम हो रही थी, ठीक है ना। फिर इनकी जो सेनाओं की कमी थी, सेना कम थी, और क्योंकि मुगल इनका फिर और भी कारण है, मुगलों ने इनका सहयोग नहीं दिया, मुगलों में अच्छा एक नेता नहीं था। और फिर मराठा साम्राज्य मुगलों से एक मजबूत तरीके से संधि भी नहीं कर पाए थे। वो लालच में आकर वो क्षेत्र ले लेते और संधि थोड़ी कमज़ोर संधि से कर लेते थे, और सारे कारण थे वो मराठा के पराजय के कारण थे, ठीक है ना। और फिर मराठा साम्राज्य के पतन के कारण, वही सब पतन के कारण एक कुशल सेना का नेतृत्व करने वाला का अभाव, योग्य राजा का अभाव, आर्थिक स्थिति का अभाव, मतलब कि दूषित शासन व्यवस्था, है ना, दूषित सेना, ये सारी मराठा साम्राज्य के पतन के कारण माने जाते हैं, ठीक है ना। अर्थ का अभाव, इनका कोई अर्थ नहीं था, सैनिक अकुशलता, आदर्श का अभाव, है ना। अच्छा कोई आदर्शवादी कोई राजा नहीं था जिनके अंदर अच्छा हुआ, जैसे अकबर जैसे, है ना, इस प्रकार के जो राजा आदर्शवादी, बाबर जैसे अपने आप में आदर्श ही थे, हमारे लिए आदर्श नहीं थे, क्योंकि हमारे साथ बहुत अन्याय भी किए थे, तो हम उनको आदर्श क्या ही कह सकते हैं, लेकिन वो अपने आप में आदर्श ही मानते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार इनकी शासन व्यवस्था थी। इनका पतन हो गया। फिर इनके बाद में जो शिवाजी के बाद में जो राजा बने थे, ये तो बीच की बात थी, मैंने पानीपत का पहले बता दिया, क्योंकि क्लास बीच में छोड़ के चला जाता है तो फिर वो इतना देखता नहीं है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट भी आ जाता है, फिर हार्ड बात में हो जाती है। वैसे हार्ड नहीं है, संभाजी इनका हार्ड है। तब शिवाजी के बाद में इनका जो, एक मिनट, ठीक है ना, शिवाजी के बाद में जो राजा बनता है वो संभाजी बनते हैं। कौन बनते हैं? संभाजी। कब बनते हैं? 1780 में। और मैंने देखिए पिछली क्लास में बताया था पत्तीबाई। कौन थी? पत्तीबाई नहीं थी, पुतलीबाई थी, जो कि शिवाजी की पत्नी थी। और जब शिवाजी का देहांत हुआ था उस समय सती हुई थी पुतलीबाई, और मैंने पिछली क्लास में पत्तीबाई बताया था, वो पतिपद नहीं है, पुतलीबाई है, ठीक है ना, सही कर लेना। देखिए पुतलीबाई वहाँ पर उस समय शहीद हो गई थी शिवाजी के साथ में 1678 के अंदर। कब हो जाती है? 1678 के अंदर। और 1680 लिखा है ना मैंने, संभाजी 1680, 1780 कहाँ है? 1680, थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि हम यहाँ पर आगे बात कर रहे थे ना। तो 1680 में संभाजी राजा बनते हैं। 1780 फिर तो वो अंग्रेज आ जाते हैं। 100 साल का बहुत बड़ा गैप कर दिया। हाँ, इतना भी नहीं करना चाहिए, 5-7 साल तो कर सकते हैं, लेकिन ये लिखने में थोड़ी 1 7 8 ऐसे हो जाते तो कोई दिक्कत नहीं, सही कर देते हैं वापस। देखिए संभाजी 1680 में राजा बनते हैं, ठीक है ना। और ये शासन करते हैं 89 तक। कब तक शासन करते हैं? 89 तक। और इनका जो शासनकाल 89 तक रहता है, और इस शासनकाल में एक कवि कलश नाम का एक ब्राह्मण था। कौन था? कवि कलश। देख, लिखना कोई जरूरत नहीं, आप लिख देना कवि कलश। कवि कलश नाम का एक ब्राह्मण था, और इस कवि कलश ने क्या किया? संभाजी के सारे अधिकार तो वो अपने अधिकार में ले लिए। संभाजी को बोला कि आप इधर चिंता क्यों कर रहे हो, मैं ब्राह्मण हूँ, है ना, मैं आपके सारे अधिकारी को सुरक्षा करूँगा, मैं राज्य की सुरक्षा करूँगा, और मेरे में इतना मतलब कि दिमाग है कि मैं आपके संपूर्ण शासन व्यवस्था संभाल सकता हूँ। फिर संभाजी का ठीक है यार, संभाल लेगा, अच्छा व्यक्ति है, तो उसने सारे अधिकार दे दिए। और जब उसने सारे अधिकार दिए संभाजी ने, तो जो अष्ट प्रधान था वो नाराज हो गया था। तो इस प्रकार अष्ट प्रधान कौन थे? उनके जो 8 अंग थे, है ना, 8 अधिकारी थे महत्वपूर्ण, वो क्या हो गए? इन पर विश्वास कम करने लगे, और उनकी जो महत्व था वो कम हो गया अष्ट प्रधान का। और जब इनका महत्व कम हुआ था अष्ट प्रधान का, तब कवि कलश एक शक्तिशाली के रूप में उभरने लग गया।
तो शासन व्यवस्था डावाडोल हो गई, कमज़ोर हो गई शासन व्यवस्था। तो इसी बीच एक और घटना घटती है, संभाजी द्वारा अकबर को शरण दे देना, जो कि औरंगजेब का पुत्र था। किसका पुत्र था? औरंगजेब का पुत्र था अकबर। और जब अकबर को इन्होंने शरण दी थी, किसने? संभाजी ने। तब अकबर औरंगजेब को पता चला कि नहीं यार, संभाजी ने इनको शरण दे दी है, मतलब कि शरण दे दी है, तो अब इनको संभाजी को सज़ा मिलनी चाहिए। तो अकबर सेनाएं भेजता है और संभाजी को गिरफ्तार कर लेते हैं। फिर संभाजी को फांसी की सज़ा दे देते हैं। कब देते हैं? 1689 के अंदर, ठीक है ना। और यही बात आगे चलते 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 धीरे धीरे फिर दूसरा राजा बनता है संभाजी के बाद में, राजा राम। क्यों? क्योंकि संभाजी का पुत्र था साहू। कौन था? साहू जी। साहू जी। और इन साहू जी को गिरफ्तार कर लेते हैं, इनको तो फांसी दे देते हैं और पुत्र को गिरफ्तार कर लेते हैं। फिर राजा राम इनका यहाँ पर राजा बनता है। राजा राम का शासन था 1699 लेकर 1700 तक। राजा राम 1699 से 1700 तक। कब तक? 1700 तक। अब देखिए इस शासन में क्या करते हैं, राजा राम 1699 में शासन करना शुरू हो जाते हैं और मतलब कि साहू जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और राजा राम जी शासन करते करते 1-1.5 साल शासन करते हैं। ये जिंजी का किला था, 1691 के अंदर जिंजी के किले पर घेरा डाल देते हैं सफदरजंग, जो एक मुगलों का सम्राट था, राजा मान से सफदरजंग, सॉरी मतलब कि जुल्फिकार खान। कौन था? जुल्फिकार। कहाँ जुल्फिकार खान, जुल्फिकार खान। अब ये क्या करता है, ठीक है ना। जुल्फिकार खान यहाँ पर राजा बन ले, मतलब कि जुल्फिकार यहाँ पर घेरा डाल देता है। कहाँ पर घेरा डालता है? जिंजी के किले पर। और लगभग 8 वर्ष तक ये घेरा डाल कर रखता है। और इस घेरे से परेशान होकर राजा राम पीछे वाले द्वार से निकल जाते हैं और द्वार से निकलने के बाद में सतारा चले जाते हैं। और इनके सतारा जाने के बाद में वहाँ पर शासन संभालने लगते हैं। और ये जो 1700 के अंदर एक पद बनाते हैं, 17 नहीं है, केवल 1700 है, 17000 है ना। सुनिए 1700 के अंदर एक पद बनाते हैं प्रतिनिधि। कौन सा बनाते हैं? प्रतिनिधि। और इसी प्रतिनिधि का मतलब ये होता है सेना का मेन अधिकारी, जो राजा के मतलब कि राजा के जो सबसे घनिष्ठ अधिकारी होता है, मेन हेड अधिकारी वही होता है। राजा जो भी बात करनी वो प्रतिनिधि से बात करेगा और उसके बाद में प्रतिनिधि ने जो चीज़ बोल दी वो क्लियर है। मतलब वैसे वो अपनी इच्छा से मानेगा नहीं मानेगा, लेकिन प्रतिनिधि ने जो चीज़ बोल देती वो क्लियर होती है। इस प्रकार एक नया बन बनाया प्रतिनिधि 1700 के अंदर। और वह प्रतिनिधि अष्ट प्रधान का एक 9वां अंग था, जिसे हम नव प्रधान भी कह सकते हैं। अष्ट नहीं, नव प्रधान कह सकते हैं। 9वां हो गया, फिर नव प्रधान कह सकते हैं। तो प्रतिनिधि बनाया था 1700 के अंदर, राजा राम ने बनाया था। और 1700 में क्या होता है? राजा राम का देहांत हो जाता है। और जब राजा राम का देहांत होता है तो इनके राजा राम का पुत्र पत्नी थी ताराबाई और इनका पुत्र था शिवाजी द्वितीय। और ये क्या करते हैं? शासन करना शुरू कर देते हैं। और ताराबाई और शिवाजी द्वितीय दोनों अपने माँ बेटे थे और ये शासन करना शुरू कर लेते हैं। और 7 वर्ष तक शासन करते हैं। ताराबाई कितनी वर्ष तक शासन करती हैं? 7 वर्ष तक शिवाजी द्वितीय के माध्यम से। इनका पुत्र था। और 7 वर्ष तक शासन करने के बाद में मतलब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। और जब औरंगजेब की मृत्यु होती है तब क्या होगा? अब साहू जी छूट जाएंगे और साहू जी छूट जाते हैं। और साहू जी छूटने के बाद में उनको लगता है कि राजा मैं होना चाहिए। और वाकायदे कायदे के अनुसार, नियम के अनुसार साहू जी राजा बनेंगे। और जब साहू जी छूटते हैं तो 1707 के अंदर एक युद्ध होता है साहू जी के बीच में और ताराबाई के बीच में, खेड़ा का युद्ध। जिस युद्ध में नहीं तो कोई विजय होती है, नहीं कोई पराजय होती है।
बस उनके बीच में समझ हो जाते हैं कि वे बात कर लेते हैं कि आप वो शासन संभालेंगे, हम ये करेंगे, दोनों के राज्य बंटवारा हो जाता है। और साहू जी क्या करते हैं, 17 चले जाते हैं, और ये जो ताराबाई थी या फिर कोल्हापुर चली जाती हैं, ये कोल्हापुर में शासन करने लग जाती हैं 1707 में। और फिर धीरे धीरे आगे ऐसे टाइम चलता रहता है। फिर शिवाजी द्वितीय और फिर मतलब कि शिवाजी के बीच में संधि हो जाती है। किसके बीच में, शिवाजी द्वितीय और शिवाजी के बीच में, यानी कि ताराबाई का पुत्र था। 1731 के अंदर संधि होती है, वाराणसी की संधि। कौन सी संधि होती है, वाराणसी की संधि होती है, जिसके अंदर ये बात थी कि हम मिलकर शासन करेंगे। और इसी समय कुछ समय बाद में शिवाजी द्वितीय का देहांत हो जाता है, और इसके बाद में जो संभाजी द्वितीय शासन संभालते हैं कोल्हापुर के अंदर। मतलब राजा शासन अलग अलग संभाल लेते, लेकिन एक दोस्ती की तरह, मित्र की तरह, यानी कि उनका शासन एक ही था। कभी भी जरूरत पड़ती तो वो एक ही रहते थे। फिर संभाजी द्वितीय यहाँ पर शासन करना शुरू कर देते हैं, है ना। ऐसे चलते चलते ये प्रक्रिया चलती रहती है। और फिर साहूजी एक काम करते हैं इसी समय। साहूजी काम क्या करते थे, एक नया पद बनाते हैं, सेना करते। कौन सा पद बनाते हैं, सेना करते। सेना करते, इस सेना करते का मतलब है सेनाओं का रक्षा करने वाला। कौन, सेनाओं का रक्षा करने वाला, सेनाओं का निर्माण करने वाला, सेना करते। और ये प्रथम सेना करते जो अधिकारी था वो था बालाजी विश्वनाथ। कौन था, बालाजी विश्वनाथ सेनाकर्ता जो पद बनाया था, है ना। कौन था, बालाजी विश्वनाथ। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसमें पद किसने बनाया था, साहू जी ने बनाया था, ठीक है ना। और इसके बाद में 1749 में अंदर राजा बनते हैं राजा राम द्वितीय। कौन बनता है, राजा राम द्वितीय शासन संभालते हैं। वो संभालते हैं 1750 तक, ठीक है ना। 1750 के अंदर इनके बीच में एक संधि हो जाती है। किसके बीच में, और मतलब कि राजा राम द्वितीय और बालाजी बाजीराव के बीच में संगोला की संधि 1750 के अंदर, जिसके अंदर बालाजी बाजीराव ने जो ये सावजी के सारे जो राजा राम द्वितीय के जो सारे अधिकार थे वो अपने अधीन ले लेते हैं। कि एक जो उन्होंने बोल दिया कि भाई जो ये राजा का पद है वो नाम मात्र का पद होगा, संपूर्ण शक्ति पेशवा के अंदर समाहित होगी। तो उसके बाद में सारा पेशवा संभालता था, तो बालाजी बाजीराव पेशवा थे, ठीक है ना, राजा नाम मात्र का था। तो इसके बाद में धीरे धीरे वो संभालना शुरू कर देते थे बालाजी बाजीराव, ठीक है ना। तो ये बात यहाँ तक क्लियर थी। और इसके बाद में जो प्रशासन आता है, और जब प्रशासन की बात करते हैं तो प्रशासन किस प्रकार था, प्रशासन 8 प्रकार था, है ना। अष्टप्रधान, देखिए शिवाजी ने अष्टप्रधान यानी कि 8 प्रधान बना रखे थे शिवाजी ने। पहले प्रधान का मतलब नाम क्या था, दीवान। 8 अंक बनाए थे, अष्ट प्रधान बनाए थे, अष्ट अधिकारी बनाए थे, 8 अधिकारी बनाए थे। पहला था दीवान सचिव। कौन था, दीवान सचिव, क्योंकि आप लिख देना मैं बोल देता हूँ, दीवान सचिव। फिर दूसरा था मजुमादार, ये लेखा अधिकारी, लेखा परीक्षण। अब ये क्या था वो भी बता देंगे, मजुमादार। फिर था फडनीस, जो उप लेखा अधिकारी, ठीक है ना। फिर सेवनीस, जिसे हम सफदरजंग भी कहते हैं, मतलब कि दफ्तर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, दफ्तर, दफ्तर नहीं जानते, दफ्तर, दफ्तर, है ना, ठीक है ना, दफ्तर, सेवनीस और दफ्तर। तो ये बात आपको ध्यान रखना, सेवनीस और दफ्तर, है ना। और इसके बाद में जो एक नया आग था वो था कामयावेश। कौन था, एक नया जो प्रधान था वो कौन था, है ना, सेवनीस और दफ्तरदार। कौन सा था, दफ्तरदार, दफ्तरदार, है ना। और इसके बाद में जो प्रधान पद नाम था वो कारखानीस है, कारखानीस, कारखानीस, कारखानीस मतलब कि रसद अधिकारी। रसद का मतलब क्या है, जो भोजन होता है, भोजन के संबंधित जो ध्यान रखने वाला होता है वो रसद अधिकारी जो कारखानीस होता है, ठीक है ना। ये हो गए कारखानीस। और इसके बाद में जो पद आता है वो आता चिटनीस। कौन आता, चिटनीस, जिसे पत्रचार लिपि भी कहते हैं, पत्रचार लिपिक,
और उसके बाद आता है जमादार। क्या कहते हैं? जमेदार, जमादार, जिसे हम कहते हैं खजांची। क्या कहते हैं? खजांची। याद आ जाएगा ना, क्या कहते हैं? खजांची। और उसके बाद में आता है, वो होता है पोर्टनीस, जिसे रोकड़िया कहते हैं। क्या कहते हैं? पोर्टनीस, रोकड़िया, पोर्टनीस, रोकड़िया। ये कि पहले शुरू एक बार और बता देता हूँ। दीवान सचिव, मजुमादार लेखाधिकारी और लेखाकार, ठीक है ना। फड़नीस उपलेखाधिकारी, सेवनीस दफ्तरदार, सेवनीस दफ्तरदार कार्यालय अधिकारी। कौन सा? सेवनीस दफ्तरदार कार्य, मतलब कि कार्यालय अधिकारी। इनका काम क्या था? कार्यालय प्रभारी। कौन था? कार्यालय प्रभारी। मैंने बताया नहीं था लेकिन बता दिया, कार्यालय प्रभारी, दफ्तरदार। और इसके बाद में जो अंक था, पहले देखिए, दीवान हो गया, मजुमादार हो गया, फड़नीस हो गया, और दीवान मतलब सचिव हो गया, और मतलब कि मजुमादार मतलब लेखा अधिकारी हो गया, और फड़नीस उपलेखा अधिकारी, और दफ्तर सेवनीस दफ्तर, जिसका मतलब कार्यालय प्रभारी। और इसके बाद में कारखानीस रसद सामग्री, मतलब कि रसद सामग्री, मतलब कि रसद सामग्री अधिकारी, है ना, रसद अधिकारी कह सकते हैं, ठीक है ना। क्या कह सकते हैं? रसद अधिकारी। और 6 नंबर पर था, ये आपके देख लीजिए, ये कौन था? है ना। हाँ, मतलब कि 6 नंबर पर चिटनीस। क्या नाम था? चिटनीस। चिटनीस का मतलब क्या था? पत्रचार। क्या था? पत्रचार, चिटनीस का मतलब। फिर था जमादार। कौन था? जमादार। जमादार का मतलब क्या होता है? खजांची। क्या होता था? खजांची अधिकारी। और उसके बाद में था पोर्टनीस, जिसको हम रोकड़िया कहते हैं। तो 3 3 और 6 हो गया, और 7 8, क्लियर है ना। तो ये 8 अंक थे। और इसके बाद जो इनके अंक की, इनकी भी थोड़ी विशेष से बात कर लेते हैं, और इनके अलावा भी और अंक थे, वो भी बात करें। लेकिन ये 8 अंक ध्यान रखना है। आर जैसे बड़े लेवल पर क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं, इनका मिलान कीजिए, है ना। जो आगे पीछे दे देंगे, कैसे पीछे दे देंगे कि दीवान कौन था? सचिव था, है ना। फिर दफ्तरदार या सेवनीस, इनके साथ देव, मतलब कि दफ्तरदार और सेवनीस, इनका कौन था? कार्यालय प्रभारी, है ना। इनके विरोध में कोई, मतलब कि इनके विपक्ष में कोई दूसरा दे देगा। फिर चिटनीस दे देगा, जिसके छोटा सचिव भी कह सकते हैं, गांव का अधिकारी, चिटनीस भी कह सकते हैं, है ना। और चिटनीस कौन था? पत्राचार, ठीक है ना। और फिर एक और दे देगा, कौन सा देगा? और दे देगा पोर्टनीस, रोकड़े दे देगा, कोई भी दे देगा। और फिर इनके जो सामने वाला है ना, वो उल्टे सुलटे कर देता, फिर बोलेंगे ऐसे मिलान कीजिए। फिर दिमाग में कचरा घुस जाता है, पढ़ के तो जाते हैं लेकिन फिर समझ नहीं आता है। तो ये थे। फिर इसके बाद में देखिए, इनके जो, जब इनके, ये तो हो गया इनका प्रशासन कि भाई ये अधिकारी थे। फिर जो अमात्य था, पंत, अमात्य पंत, है ना, वो क्या था? वो एक वित्त मंत्री था, अमात्य पंत, है ना, जिसे मजुमादार भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं? मजुमादार। मैंने जो मजुमादार बताया था ना, जो लेखा अधिकारी, वो वित्त मंत्री कह सकते हैं। आजकल तो वित्त मंत्री नहीं है, उसी प्रकार लेखा अधिकारी, मजुमादार, अमात्य मंत, सॉरी पंत, ये क्या थे? वित्त मंत्री थे, जो कि मतलब कि पैसा के संबंधित जो मामला था वो संभालते थे। और इसके बाद में जो आता है, वो आता है मंत्री, जिसे हम सचिव सचिव भी कह सकते हैं, है ना। मंत्री सचिव भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मंत्री, जिसे हम गृह मंत्री कहते हैं। आज के युग में क्या कहते हैं? गृह मंत्री कहते हैं। वो सचिव नहीं था, मंत्री, है ना। वाक्यानीश, क्या कहते हैं? एक दूसरा था वाक्यानीश, वाक्यानीश, है ना, जिसे मंत्री भी कह सकते हैं। अब बोलेंगे वाक्यानीश कौन था, है ना। तो गृह मंत्री, क्या था? गृह मंत्री। या फिर क्वेश्चन कैसे पूछेंगे कि गृह मंत्री, आज का गृह मंत्री मराठा साम्राज्य के अंदर किस नाम से जाना जाता था? दिमाग के अंदर कचरा घुस गया, क्या करें अब करेंगे वाक्यानीश। तो ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है ना। और इसके बाद में जो पद आता है, वो एक और नया नाम से जानते हैं, है ना। सचिव जान लेते हैं, चिटनीस जान लेते हैं, सुरूनवीस जान लेते हैं, सुरूनवीस, चिटनीस, सुरूनवीस, चिटनीस, और सचिव कह सकते हैं, छोटा सचिव।
जो कि एक पत्र अधिकारी होते हैं, पत्राचार लिपिक है ना, पत्राचार करने वाला, कार्यालय जो गांव का छोटा मोटा कार्यालय होता है ना, वो संभालने वाला होता है, वो होता है। ठीक है ना। और उसके बाद में जब बात करते हैं, है ना, तो ये एक आप देख लिए सूर्य चित्रित हो गया, फिर है ना सुमंत हो जाता है, दबीर हो जाता है। क्या होता है? सुमंत दुबीर, सुमंत दबीर, ये क्या होता है देखिए, सुमंत दबीर, इसका मतलब विदेश मंत्री। आज का विदेश मंत्री आज जयशंकर है, आज का जो जयशंकर साहब है हमारे सामने, वो विदेश मंत्री हैं। इनका जो पहले नाम क्या था? सुमंत दबीर। क्या नाम था? सुमंत दबीर, जो कि एक विदेश मंत्री थे, और वहाँ के मराठा साम्राज्य के अंदर किस नाम से जाने जाते थे? सुमंत दबीर के नाम से जाने जाते थे। फिर यहाँ पर पंडित राव आता है। पंडित राव कौन था? जो धर्मांता अधिकारी, जो धर्म का अधिकारी रखने वाला, रक्षा करने वाला था, वो पंडित राव था। फिर मतलब कि न्यायाधीश, है ना, तो जो न्याय करने वाला, न्याय की रक्षा करने वाला, वो कौन था? न्यायाधीश था। ठीक है ना। फिर अब जब कर की बात करते हैं, तो भू राजस्व व्यवस्था की बात करते हैं, तो इनकी जो भू राजस्व व्यवस्था थी वो किस प्रकार थी? इनकी भू राजस्व व्यवस्था मलिक अंबर पर निर्भरित थी। किस पर थी? मलिक अंबर। यानी कि इनकी जो भू राजस्व व्यवस्था थी वो किसके आधार पर थी? मलिक अंबर। लेकिन थी कैसी? रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। किसकी? रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी व्यवस्था, है ना। मराठा साम्राज्य की भू राजस्व व्यवस्था कैसे थी? रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। और ये किस भू राजस्व व्यवस्था आधार पर निर्भर थी? मलिक अंबर। किसके? मलिक अंबर, मलिक अंबर। और शिवाजी ने अन्नाजी दत्ते को बात बोली। किसको बोली थी? अन्नाजी दत्ते। अन्नाजी दत्ते। अन्नाजी दत्ते को बोला कि आप एक काम कीजिए, भू राजस्व व्यवस्था इस प्रकार बनाइए, भूमि की पैमाइश कीजिए, जिसके आधार पर किसान अपने खुशी से खेती कर सके, सबको बराबर अधिकार मिल सके। तो फिर अन्नाजी दत्ते ने एक काम किया, भूमि की पैमाइश की, भूमि की नाप तोल किया, भूमि को नापी, जिसका मतलब 20 फीट, 20 फीट चौड़ाई, सॉरी 20 मीटर चौड़ाई और 20 मीटर लंबाई जो होती थी, वो 1 बीघा होती थी। क्या होती थी? 1 बीघा। और ये किससे नापते थे? ये छड़ से नापते थे। छड़ होती है ना, सांकड़ छड़, उनसे नापते थे ये भूमि। इस प्रकार इनकी भूमि थी। ठीक है ना। इस प्रकार की भूमि की जो राजस्व व्यवस्था थी, तो ये आपको पता ही हो गया, है ना। ये मतलब कि भू राजस्व व्यवस्था लेते कितने थे? 33 से 40%। कितना? 33 से लेकर 40%। यदि किसी राज्य में कम फसल हुई थी उनसे 33 लेते थे, और यदि किसी राज्य में ज़्यादा हुई है तो वो 40 लेते थे। इसका मतलब नहीं है 50 ले लेते हैं ना, 40%। मान लीजिए 10 क्विंटल होएगा तो वो कितना लेंगे? 4 क्विंटल अनाज लेंगे, बाकी 6 क्विंटल किसान ले जाएगा। ये उनका राजस्व व्यवस्था थी। फिर इसके अंदर मराठा के अंदर एक दो और कर थी। चौथ और वह सरदेशमुखी। कौन था? सरदेशमुखी। ये क्या था? देखिए, चौथ उनसे ली जाती थी जिनसे ये सुरक्षा करते थे। यानी कि जो मराठा थे, उनके जो आसपास वाले क्षेत्र थे मराठा के, भाई कोई दूसरा का राजा था, कोई सामंत थे, कुछ भी थे, है ना, उनसे ये चौथ खरीदते थे, चौथ लेते थे। मतलब यह था कि आपकी सुरक्षा हम करेंगे, आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? हमारी है। कौन कहते थे? मेरी नहीं है, मैं तो अभी मेरी तो जन्म अभी हुआ था, 20 साल के आसपास पहले, है ना। मेरी वो उस समय में था या नहीं, तो वो राजा क्या पता, मैं ही राजा था और आप सैनिक थे, ये तो पता नहीं है, लेकिन जैसी भी थी वो ठीक है। अब देखिए, उन्होंने ये बात की थी शिवाजी ने। तो इस प्रकार 1/4 भाग, कौन सा? 1/4 भाग कर लेते थे। और उस 1/4 भाग जो कर लेते थे उनको क्या कहते थे? बाबती कहते थे। क्या कहते थे? बाबती।
वेरी वेरी मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट क्या कहते थे? बाबती, बाबती कहते थे। और इसके बाद में जब 6% क्या 6% पंथ को देते थे, यानी कि जो सचिव था, दीवान था, उनको देते थे, तो ये क्या कहलाते थे? सहोत्रा कहलाते थे। अभी 6% उनको देते थे तो ये सहोत्रा कहलाता था। ऐसे कुछ पूछ सकते हैं कि जो मराठा साम्राज्य द्वारा 6% मतलब कि पंत को दिया जाता था कर, है ना, उनको मतलब कि टैक्स, उनको पैसे दिए जाते थे, जो टैक्स मिलता था उनका 6% उनको दिया जाता था। किसको? बाबती को। जो चौथ के कर से मिलता था वो उनमें से 6% मतलब कि पंत को दिया जाता था। उनको किस नाम से जानते थे? तो सहोत्रा के नाम से जानते थे। और 3% अपने जो सरदार थे उनको देते थे 3%। उनको किस नाम से जानते थे? नादगोंदा, नादगोंदा। किस नाम से जानते थे? नादगोंदा, गोदा, नादगोंदा के नाम से जानते थे। ठीक है ना? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, सहोत्रा, नादगोंदा। और इसके बाद में सरदेशमुखी। सर, सर का मतलब था संपूर्ण देश। सर का मतलब था संपूर्ण देश, का मतलब होता है देश। मुखी, मुखी मतलब मुख्य, संपूर्ण देश का मुखिया। उस नाम से कर लेते थे, वो लेते थे 10%। कितना लेते थे? 10% कर लेते थे। कौन लेते थे? शिवाजी। कहने का मतलब यह था कि जिस जिस राज्य से मेरे को 10% कर मिल रहा है, उसका मतलब ये है कि उनमें से सबसे शक्तिशाली कौन हूँ? मैं हूँ। कौन कहते थे? मैं खुद नहीं हूँ, शिवाजी कहते थे, है ना। मैं शिवाजी बन रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। शिवाजी कहते थे कि सबसे शक्तिशाली मैं हूँ। ये बात थी इनकी। फिर हम आगे बात कर लेते हैं सैन्य प्रशासन। जब सैन्य प्रशासन की बात की जाती है तो इनकी सेना 3 जगह थी, कोलाबा, कल्याण, भिवंडी। कहाँ पर? क्या कह रहे? पूरा कंप्लीट कर ही लेते हैं, और क्या है। कोलाबा, कल्याण, भिवंडी। भिवंडी दिख रहा है? नहीं दिख रहा, लिख देना भिवंडी। ठीक है ना? ये 3 जगह है। और दुर्ग, दो 40 से 50 तक, यानी कि 250, मतलब कि 240 से लेकर 250 तक इनके दुर्ग थे। कितने दुर्ग थे? इतने इनके पास में दुर्ग थे। और इनके दुर्ग की जो रक्षा करते थे वो हवलदार करते थे। इन दुर्गों की रक्षा करते थे हवलदार करते थे मराठा साम्राज्य के अंदर। तो इनके इस प्रकार के दुर्ग थे। और जो इनके जो घुड़सवार थे ना वो अधिक थे। घुड़सवार इनकी सेना का जो मेन अधिकारी थे, मतलब कि जो मेन सेना का जो भाग था वो घुड़सवार था। क्या था? घुड़सवार था। और घुड़सवार 2 तरह के होते थे। घुड़सवार कितने प्रकार के होते थे? 2 प्रकार के। किस प्रकार, कितने प्रकार के होते थे? घुड़सवार 2 प्रकार के होते थे। कैसे? एक तो सिलेदार, एक वरगिर। वरगिर कौन सा था? एक था सिलेदार, सिलेदार, और दूसरा था बरगिर, बरगिर। इसका मतलब ये था कि ये घोड़े और सेना, है ना, सॉरी, हाँ, घोड़े और जो सेनापति, घोड़े और जो सैनिक था वो कौन नेता, मतलब कि वो कौन लाते थे? ये जो खुद व्यक्ति लाते थे, घुड़सवार थे। घोड़े भी यही लाते थे, और अच्छा सेना का जो सामान वगैरह सारे यही लाते थे, जिसे हम सिलेदार कहते हैं। इस प्रकार के घुड़सवार थे। और दूसरे थे बरगीर। बरगीर का मतलब ये था कि नहीं तो इनके पास घुड़सवार थे, नहीं इनके पास अच्छा सैनिक था, ये खुद, है ना, मतलब कि नहीं था तो खुद थे, मतलब कि सारी चीज़ है ना इनको राज्य से मिलती थी। घुड़सवार और जो सैनिक के जो भाले वगैरह होते हैं, टोपी वगैरह जो भी होती है वो किससे मिलती थी? जो सुरक्षा कवच है वो सारा किससे मिलता था? राज्य से मिलता था। उसे बरगीर कहते हैं। क्या कहते हैं? बरगीर कहते हैं। 2 प्रकार के घुड़सवार थे। ये बात थी इनकी। ठीक है ना? मेरी बात समझ में आ रही है ना? तो इन प्रकार की इनके प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्थाएं थी। तो ये हमारे सारे क्लियर हो गए हैं ना? अब देखिए हमने जो सारा काम था वो क्लियर कर दिया है ना। पुरंदर की संधि वगैरह हमने वो पहले क्लियर कर दिए ना, सारा कंप्लीट हो गया। और देखिए
शिवाजी ने जिस समय अपना राज्याभिषेक किया था उस समय छत्रपति शिवाजी को उस उपाधि धारण की थी शिवाजी की, शिवाजी ने अपने छत्रपति की उपाधि धारण की थी। और उसके अलावा 2 उपाधियाँ और धारण की थी। कौन कौन सी की थी शिवाजी ने 2 उपाधियाँ? एक तो गो ब्राह्मण प्रतिपालक, कौन सी की थी? गो ब्राह्मण प्रतिपालक और हिंदू धर्मोद्धारक की थी। हिंदू धर्मोद्धारक, ठीक है। और गो ब्राह्मण प्रतिपालक, ठीक है ना। हिंदू धर्मोद्धारक, गो ब्राह्मण प्रतिपालक, ये बात इनकी मतलब कि ये तो शिवाजी की उपाधि थी जिस समय इन्होंने राज्याभिषेक हुआ था 1674 के अंदर, ठीक है ना। ये 2 बीच में छूट गए तो वो हमने क्लियर कर दिया। और फिर मिलेंगे अगली क्लास के अंदर। हम अब लाएंगे वो आधुनिक भारत लाएंगे। क्या लाएंगे? आधुनिक भारत लाएंगे। और एक यार वो हमारे बीच में छूट गए था, आपको पता हो तो कौन सा? बहमनी साम्राज्य। वो कभी और बाद में करेंगे, पहले ये आधुनिक भारत करेंगे, तो इंटरेस्ट भी है और वो पहले करेंगे, ठीक है ना। फिर मिलेंगे अगले क्लास के अंदर, आधुनिक भारत लेके आएंगे। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।